Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह रहेगा बोर्न-हावर साइकिल पे आज का हमारा वीडियो होगा। आप जानते हैं जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब तक इस लेसन से हमारा 2 वीडियो आ चुका है। एक वीडियो में मैंने बात किया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, मैंने इसको डिफाइन किया था। उस वीडियो में ये भी बात किया था कि कैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने का क्या कारण है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आया था, दूसरा वीडियो हमारा फोकस था आयनिक बॉन्ड पर। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या शर्त होती है, और आयनिक बॉन्ड से बनने वाला जो कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में बातचीत हमारी हो चुकी थी। और मैंने कहा था जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनने पर लैटिस बन जाता है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में कैटायनों और एनायनों के बीच में एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इस फोर्स का अट्रैक्शन होगा, एनर्जी बाहर जाती है। जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है, एंथैल्पी की वैल्यू उतनी डिक्रीज कर जाती है, आयनिक बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाती है। माने लैटिस एनर्जी का बढ़िया होना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की पहली शर्त है। अब लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक साइकिल आई। उस साइकिल को खोजने वाले जो वैज्ञानिक उनका नाम है बोर्न-हावर कहते हैं या बार्न-हावर कहते हैं। तो जो साइकिल आई इसका नाम रखा गया बार्न-हावर साइकिल। तो आज के जो वीडियो में हम बार्न-हावर साइकिल के बारे में बात करेंगे, साइकिल को बनाएंगे, समझाएंगे और उसके लिए एक फार्मूला भी आपको देंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से सवाल पूछे जाएं मेडिकल, इसी से ज़्यादा फोकस होते हैं। और यह चूँकि लैटिस जब लैटिस एनर्जी की बात होगी, जब सॉलिड स्टेट की बात होगी, क्रिस्टल की बात होगी, तो बोर्न-हावर साइकिल का बड़ा महत्व है। यह 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी पार्ट 1 के लिए भी है, नीट के बच्चों के लिए भी है, जेई के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बोर्न-हावर साइकिल। तो शुरुआत करते हैं, रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए, हेडिंग डालिए बोर्न-हावर्स साइकिल। ठीक है। बोर्न-हावर साइकिल को पढ़ने के पहले हम आपको बता दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बोर्न-हावर साइकिल के पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो आप जानते हैं फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी न तो ख़त्म होती है, न तो बनाई जाती है, न तो बिगाड़ी जाती है। मतलब ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एनर्जी जो होती है एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती है। माने पूरी कायनात की एनर्जी कंजर्व है, संचित घटती बढ़ती नहीं है। मतलब अगर कहीं पर 1 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब क्या, उतनी ही एनर्जी कहीं पर बन भी रही है। यह ऊर्जा संरक्षण का पहला सिद्धांत है, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो हमारा वीडियो आज के चल रहा होगा, लाइव क्लास हम ले रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। उस लेसन का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। उसमें हमारा वीडियो हम जब स्ट्रीम जाते हैं, जब सीधे जाते हैं तो वहाँ पे बातचीत होती है। 7 से 8 हम लाइव स्ट्रीम हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और है, एक और लॉ पढ़ लेते हैं। बोर्न-हावर साइकिल को समझाने के लिए इन 2 लॉ को जानना है। एक लॉ हेस का नियम कहते हैं। तो यह हेस लॉ है, यह थर्मोकेमिस्ट्री में है, उसमें रसायन का बहुत बढ़िया लॉ है। हेस लॉ बोलता है कि अगर कोई प्रोसेस है, कोई रिएक्शन है, कोई घटना है, अगर हो रही है, वह चाहे एक स्टेप में हो, चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो, कोई घटना हो रही, कोई प्रोसेस हो रही, कोई रिएक्शन हो रही है, वह चाहे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक से ज़्यादा स्टेप में, तो अगर एक स्टेप में 100 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हुई है तो वह 20 स्टेप में भी उतनी ही खर्च होगी। कहने मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन, कोई प्रोसेस, कोई फेनोमेनन, कोई घटना चाहे एक पद में हो, चाहे एक से ज़्यादा पदों में,
अमाउंट ऑफ हीट, जो ऊष्मा की मात्रा होगी, जो ऊर्जा की मात्रा है, जो इवाल्व या ऑब्जर्व होने वाली होती है, वह सेम रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। मतलब हेस्ला कहता है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आर इवाल्व आर सेम। ठीक, इन्हीं दोनों का हम उपयोग करके बोर्न-हावर साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे। बोर्न-हावर साइकिल को जानने के पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। एक शब्द होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को संभवन ऊष्मा कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड अपने बुनियादी एलिमेंट से, कोई भी कंपाउंड, एक मोल कोई कंपाउंड अपने बुनियादी एलिमेंट से बनता है, तो एक मोल कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी बाहर जाती है, जो हीट बाहर जाती है, जो एंथैल्पी बाहर जाती है, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, संभवन ऊष्मा कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो NaCl के एक मोल की बात होगी, आधा मोल 2 मोल की बात नहीं होगी। तो 3 चीज़ हमको जानना बोर्न-हावर साइकिल में। फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कंजर्व रहती, घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, नहीं, फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कंजर्व रहती, घटती बढ़ती नहीं है, एक फार्म से दूसरे फार्म जाती, न तो बनाई जाती न तो बिगाड़ी जाती है। हेस लॉ बोलता है कोई रिएक्शन चाहे एक पद में हो चाहे एक से ज़्यादा पदों में हो, अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट रहती है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एक मोल किसी कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एंथैल्पी का परिवर्तन होता है, उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम बोर्न-हावर साइकिल को समझाने के लिए क्या लेते हैं, NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नमक, सोडियम क्लोराइड, सबसे आसान एग्जाम्पल। अब देखिए, NaCl को बनाने के 2 तरीका है। एक तरीका सीधे सोडियम और Cl की रिएक्शन करा NaCl बन जाए, और एक तरीका है कि हम घुमा फिरा के NaCl को बनाते हैं। तो इसका 2 मेथड है बनाने का। नंबर 1 मेथड क्या भाई, सोडियम सॉलिड है, रिएक्शन होगी हाफ Cl2 से, बन जाएगा NaCl। तो सोडियम और Cl मिलके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। जो अमाउंट ऑफ हीट जाती है, निकलती है, उसका नाम है Q। Q इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यह तो एक स्टेप में हो गया। अब NaCl को बनाने का एक और मेथड है। जैसे क्या है, Na आपका सॉलिड है ना, सोडियम सॉलिड है, तो आप Na सॉलिड को किस में कन्वर्ट कीजिए, Na गैस में कन्वर्ट कीजिए। सोडियम ठोस अवस्था में रहता है। अब इसको आप जो है सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं जब कोई सॉलिड किसी गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो यह घटना कहलाती है सब्लिमेशन। उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो जो एनर्जी आप देंगे वह रहेगा SE माने सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। यह आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे मेथड में आपने सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट किया। ठीक, अब आपका जो सोडियम गैस है, इसके बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। जब निकाल, आप जानते हैं जब बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी लगती, खर्च होती है। तो वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के बाहरी ऑर्बिट से निकालने में लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। वह भी प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, यह आपका सेकेंड स्टेप हो गया सेकेंड वाले मेथड में। पहले आपने क्या किया, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, सोडियम गैस को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। यह हो गया 2 स्टेप। अब आते हैं, अब आपका जो हाफ Cl2 है, यह तो जो है मॉलिक्यूलर फार्म में है। इस मॉलिक्यूलर फार्म को कन्वर्ट कीजिए किसमें, एटॉमिक फार्म में। जब एटॉमिक फार्म में कन्वर्ट करेंगे तो यह Cl बन जाएगा, आपका Cl एटम आपका हो जाएगा। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप एटम में कन्वर्ट करेंगे, बांड को तोड़ेंगे। जब बांड को तोड़ेंगे तो बांड को तोड़ने की घटना का नाम होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में एनर्जी खर्च होगी, उसका नाम होगा वियोजन ऊर्जा, उसे कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। तो प्लस
हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। यह आपका हो गया थर्ड स्टेप। मेरी बात आपको समझ आएगी कही होगी। पहले मैंने क्या किया, सोडियम साइड से सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, सोडियम गैस से उसको आयन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हाफ Cl2 को मैंने Cl में कन्वर्ट कर दिया, जो एनर्जी लगी उसका नाम रखा गया हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, अब जो है Cl जो है आपका गैसियस फॉर्म में है ही है। अब इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए। जब डाल देंगे तो यह हो जाएगा Cl माइनस, एनायनों में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तब एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यह आपका फोर्थ स्टेप हो गया। बात आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन का दो मेथड हैं। एक मेथड में सीधे सीधे बन जाता है, दूसरे मेथड में हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टेप एक में सोडियम सॉलिड सोडियम गैस सब्लिमेशन, सोडियम गैस का सोडियम आयन आयनाइजेशन, मॉलिक्यूल का एटम डिसोसिएशन और इस एटम का नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपका दो आयन बन गया, एक का नाम था सोडियम आयन, एक का नाम Cl आयन है। अब ये दोनों आयन आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपस में इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलिए आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जब मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो आप जानते हैं कि अट्रैक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि यह भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, इसको जालक ऊर्जा कहते हैं। यह आपका हो गया पांचवा स्टेप हो गया। देखिए कितना अच्छा है, मैंने जो है NaCl का पूरा फॉर्मेशन किया। ठीक, पहले मेथड में सीधे सीधे एक ही स्टेप में हो गया, दूसरे मेथड में मैं ये काम किया 5 स्टेप में। तो जो ये साइकिल आपको दिख रही है NaCl के फॉर्मेशन का दो तरीका, सीधे और घुमा फिरा के। इसी साइकिल का नाम रखा है कि बोर्न-हाबर साइकिल। अब बोर्न-हाबर साइकिल में जब एक बार में एक ही स्टेप में बन गया तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट का नाम क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब अलग अलग बना है तो 5 स्टेप में हुआ, तो 5 स्टेप में एनर्जी का चेंजिंग हुआ होगा। तो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है पांचों स्टेप में हीट के परिवर्तन के सम के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन है Q इक्वल टू सबका सम होगा, Q इक्वल टू प्लस सब्लिमेशन, देखिए, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डिसोसिएशन माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। मतलब यह एक स्टेप में हुआ तो इसका नाम हीट ऑफ फॉर्मेशन, यह 5 स्टेप में हुआ तो पांचों की एनर्जी का परिवर्तन मैंने लिख दिया है। जब इसको मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। इसमें जो पॉजिटिव साइन है वह बता रहा है एनर्जी के एब्जॉर्ब होने को, एंडोथर्मिक को, जैसे ये एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। नेगेटिव साइन बता रहा है एनर्जी के बाहर जाने को या एक्सोथर्मिक को। तो यह मैंने आपको समझाया है बोर्न-हाबर साइकिल। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस बोर्न-हाबर साइकिल से किसी भी एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसमें सब दिया है, एक नहीं दिया, तो आप इसको निकाल सकते हैं। बोर्न-हाबर साइकिल का मेन प्रयोग करते हैं लैटिस एनर्जी को निकालने में। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उस आयनिक कंपाउंड की मजबूती उतनी ही ज़्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा। तो यह था आपका बोर्न-हाबर साइकिल। बोर्न-हाबर साइकिल की पूरी मैकेनिज्म मैंने समझाया है। तो सभी को पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप अधीरा केमिस्ट्री में नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ही आपके उस कमेंट के आधार पर वीडियो बना के
मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे समय के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो समय से मिलता रहे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह होगा कोवैलेंट बॉन्ड पर, कोवैलेंट कंपाउंड पर। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़ते रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।